Hello everyone, welcome back. Today we will going to discuss digestion of food. इस चैप्टर से रिलेटेड 3 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में हमने बक्कल कैविटी की बात की थी। देन एलिमेंट्री कैनाल को कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात की थी, जैसे फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, डाइजेशन में इनका क्या रोल था, ये बात की थी हमने सेकंड लेक्चर में। देन उसके बाद में कंटिन्यू किया था हमने थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या योगदान है। जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, माउथ के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। तो इनकी बात की थी कि इनका सिक्रेशन क्या है, किस टाइप का सिक्रेशन होता है, क्या पीएच होती है, सिक्रेशन में कौन कौन से एंजाइम इंक्लूड है, क्या वर्क है, किस टाइप के भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो लीवर है वो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या क्या वेराइटी ऑफ सेल्स लीवर के अंदर प्रेजेंट है, किस प्रकार से प्रोटर सिस्टम का ट्रायड प्रेजेंट है उसके अंदर। पेनक्रियाज की बात की थी, पेनक्रियाज से कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। पेनक्रियाज जो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, उसका जो 99% पार्ट है वो कौन सा है, एक्सोक्राइन पार्ट है, जो एंजाइम वगैरह सीक्रेट करता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। देन जो शेष 1% भाग जो उसका बचता है वह एंडोक्राइनिक नेचर का होता है, जिसमें कि वह डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाई जाती है उसमें, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेटा सेल, जिनसे रेस्पेक्टिवली ग्लूकागोन, इंसुलिन ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ये सीक्वेंस एनसीईआरटी का ही है, और यही सीक्वेंस हम चाहे कोई सी भी क्लास हो, सीक्वेंस यही रहता है पढ़ने का कि पहले हम सिस्टम की स्टडी करेंगे, सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद में कि भाई अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम ग्लैंड्स को भी, क्योंकि ग्लैंड्स का विशेष योगदान होता है। उनसे सीक्रेट होने वाले ही रसायन बायोकेमिकली जो रिएक्शंस चलती हैं गट के अंदर, उसके रिजल्ट में अपना भोजन पचता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर चुके हैं, ग्लैंड्स की स्टडी कर चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लाइज्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, कैसे डन होता है, अकम्प्लाइज्ड का मतलब है संपूर्ण होना, डन होना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लाइज्ड, इसका मतलब होता है डन होना। ठीक है, बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं, मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं, जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, वह माउथ के द्वारा कंज्यूम करते हैं, और माउथ से ही इस डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहली स्टेप है मैकेनिकल। मतलब हम जो खाने को बाइट करते हैं, चबाते हैं, जिसमें अपने टंग और टीथ विशेष योगदान देते हैं। टंग फूड में सलाइवा मिक्स करती हैं, और जो बोल रहे हैं हम मैकेनिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल इसलिए क्योंकि जो टीथ हैं वह खाने को बाइट करते हैं, उसको चबाते हैं। 4 टाइप के टीथ पढ़े थे हमने, अगर कोई स्टूडेंट नया हो तो वह फर्स्ट लेक्चर में जाके देख सकता है इस चैप्टर के। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हैं। अगर कोई आज ही जुड़ा है तो वह पुराने 3 लेक्चर देख के इस चैप्टर को कंटिन्यू करे। ठीक है, केमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, केमिकल इसलिए बोल रहे हैं कि जो गट है, गट में डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, और यह एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें कि प्रोटीन को कौन पचाएगा, उसके लिए अलग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाएगा, उसके लिए अलग एंजाइम, और मिनरल और विटामिन जो होते हैं ये पचाए नहीं जाते हैं। ठीक है, इनको डायरेक्ट अब्सॉर्ब किया जाता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। माइक्रोमोलिक्यूल कौन होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, इनको डायरेक्ट एब्सॉर्ब किया जाता है। क्यों पचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रो है, इनको इनकी स्ट्रक्चर जो है वह इस साइज में होती है कि गट इजीली इनको एब्सॉर्ब कर पाती है। मैक्रोमोलिक्यूल को इसलिए पचाना पड़ता है क्योंकि वह एब्सॉर्ब करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उनकी साइज इतनी बड़ी होती है कि उनको एब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता है। बस इसी के लिए हमको डाइजेशन करना पड़ता है। तो बस इनका सीक्वेंस देखेंगे, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह है, ठीक है, तो इनका कौन डाइजेशन कर रहा है, इनके कौन से एंजाइम है, कहाँ सीक्रेट होते हैं, कौन सी सेल से सीक्रेट होते हैं, बस यही क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ स्पेशलिटी नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सेल्स किस प्रकार की है, कौन सी सेल कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रही है, कौन सी सेल कौन सा जूस सीक्रेट कर रही है, जो जूस सीक्रेट हुआ है, जो एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, वो किसके ऊपर वर्क करेगा, उसको कितने भागों में तोड़ेगा, कि कौन सी स्ट्रक्चर से कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे स्टार्च को अगर तोड़ा सलाइवरी एमाइलेज ने
तो नेक्स्ट उसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देन उस प्रोडक्ट पे कौन वर्क करेगा, बस ये इतनी सारी सी बातें रहती हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड आपने बात कर ली कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लाइज्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको मुंह से चबाते हैं इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। और केमिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गट में जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, जो केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, वह इस पर वर्क करते हैं, इसलिए केमिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन इन बक्कल केविटी। बक्कल केविटी में डाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है द बक्कल केविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। कौन कौन से मेजर फंक्शन, मास्टिकेशन ऑफ फूड वन, और सेकंड फंक्शन है फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग। एक तो मास्टिकेशन ऑफ फूड मतलब फूड को चबाना। मास्टिकेशन का मतलब क्या होता है, चबाना। ठीक है, मास्टिकेशन का मतलब क्या होता है, चबाना, चबाना। ठीक है, तो मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग। स्वैलोइंग के लिए पाथवे प्रोवाइड करना, स्वैलोइंग के लिए इजी बनाना, इसको सरल बनाना। स्वैलोइंग, स्वैलोइंग का मतलब क्या होता है, स्वैलोइंग का मतलब क्या होता है, निगलना। क्या होता है, निगलना। ठीक है, तो फूड को निगला जाता है, इसमें कौन मदद कर रहा है, ये बक्कल कैविटी के फंक्शन है। टंग और टीथ इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। ठीक है, किसके द्वारा फूड को मस्टिकेट किया जा रहा है, टंग और टीथ की हेल्प से। किसकी हेल्प से, टीथ और टंग। टंग कितने प्रकार की है अपने अंदर, एक ही प्रकार की, एक ही टंग है, लेकिन टीथ जो है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, संरचना और कार्य के आधार पर, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। टीथ 4 प्रकार के हमारे पास, जिनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है और उनके फंक्शन भी अलग अलग है। ठीक है, तो टीथ और टंग दोनों मिलकर सलाइवा के साथ फूड को मस्टिकेट करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं फूड के अंदर और उसको इजीली आगे की तरफ भेजते हैं। किधर, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडरिंग द मस्टिकेटेड फूड। जो म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, वह हेल्प करता है किसमें, फूड को ल्यूब्रिकेट करने में। उसको ल्यूब्रिकेट का मतलब क्या है, इजीली फिसल जाए वो अंदर, उसको चिकनाई प्रोवाइड करवाता है फूड को। कौन, सलाइवा का म्यूकस। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडरिंग। एडरिंग मतलब उसको जोड़ता है, पार्टिकल को जोड़ता है। ठीक है, एडरिंग द मस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। बोलस कहां भेजा जाता है, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में भेजा जाता है एंड देन इनटू इसोफेगस। फेरिंग्स कौन है, फेरिंग्स हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट एरिया है जहां पर वायु और भोजन दोनों के लिए एक सेम पाथवे होता है। मतलब उस जगह को हम फेरिंग्स बोलते हैं जहां पर वायु और भोजन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जब वायु इंटर करते हैं और जब भोजन हम इंगल्फ करते हैं, तो जब ये अंदर जाते हैं तो गले में एक ऐसी लोकेशन है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब दोनों के लिए अलग अलग पाथवे नहीं है। उस हिस्से को हम बोलते हैं फेरिंग्स। देन उसके अगले वाले हिस्से को, जो भोजन अगली आगे वाली ट्यूब में इंटर करता है, जो ट्यूब स्टमक तक जाती है, उसको बोलते हैं हम इसोफेगस। क्या बोलते हैं, ये इसोफेगस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक। भाई जो बोलस है, बोलस किसको बोल रहे हैं कि जो फूड हमने चबाया था उसमें सलाइवा मिक्स कर दिए और उस फूड को एडरिंग कर दिया है, मतलब उसको जोड़ दिया है, बढ़िया एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बना दिए बोलस। ठीक है, उसको पास पास कर दिए फूड के पार्टिकल। अब इस सलाइवा जनित भोजन को आगे भेजेंगे फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद ये इसोफेगस में जाएगा और इसोफेगस में चलती हैं सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स की सक्सेसिव वेव्स चलती है, मतलब संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन, एक के बाद एक ऐसे संकुचन शीतलन चलता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ मसल्स। देन द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब स्टमक के अंदर फूड जाएगा तो उस फूड को कौन कंट्रोल करेगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल। नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रोइसोफेजियल। गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, इसोफेजियल का मतलब है इसोफेगस। भाई इसोफेगस जस्ट स्टमक को ज्वाइन करती है, वहां पर प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है अवरोधनी, अवरोधनी हिंदी में कहें तो अवरोधनी।
एक अवरोधनी मतलब जो अवरोध पैदा करे। अगर ज्यादा ज्यादा भोजन इंगल्प कर रहे हो आप लगातार, स्टमक को नहीं चाहिए, तो यह अवरोधनी होती है जो उस भोजन के जो पैसेज है, भोजन का जो आगे मूवमेंट चल रहा है उसको कंट्रोल करती है कि कितना भोजन पर्टिकुलर समय में कितना भोजन अंदर जाना चाहिए, है ना। ज्यादा ज्यादा स्पीड पे नहीं खा सकते। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, बात समझ में आई कि जो स्फिंक्टर लगा हुआ है किस बात के लिए लगा हुआ है, फूड के पैसेज को कंट्रोल करने के लिए। और फूड का मूवमेंट किधर से किधर, इसोफेगस से स्टमक की तरफ, या बोल सकते हैं इसोफेगस से स्टमक के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो भोजन पहुंचा दिया हमने स्टमक के अंदर, लेकिन जो सलाइवा अभी सीक्रेट हुई थी माउथ में, अब वह क्या क्या प्रोवाइड कर रही है इस भोजन को। भाई सलाइवा तो भोजन लेके आ गया है ना माउथ से ही मिक्स होके आई है सलाइवा, अब आगे जा रहा है भोजन, तो भोजन को हमने स्टमक तक पहुंचा दिया। लेकिन अपन सलाइवा की बात तो करते हैं कि सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में सीक्रेट होती हैं, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को कंटेन करती है। कौन कौन से, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन और HCO3 माइनस। ठीक है, एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स भी सीक्रेट करती हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज को। एंड लाइसोजाइम, दो प्रकार के एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर ही फूड का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। भाई मैकेनिकल तो होता जो होता ही है क्योंकि हम चबा रहे हैं फूड को, लेकिन साथ ही साथ केमिकल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि सलाइवा कंटेन करती है एंजाइम कि कौन कौन से, सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। जो सलाइवरी एमाइलेज है यह स्टार्च पे वर्क करता है और स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोस के अंदर। ठीक है, यह बोल सकते हैं डाइसेकेराइड के अंदर। अभी आने वाला है आगे पॉइंट। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzymes called salivary amylase। कौन से एंजाइम के द्वारा स्टार्ट होता है डाइजेशन ओरल कैविटी में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन से एंजाइम के द्वारा ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होता है, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। कौन से फूड के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, या बोल सकते हैं स्टार्च के ऊपर। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है, स्टार्च के ऊपर। ठीक है, और स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में, माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं इसको। ओके, अबाउट 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme into a disaccharide। वही बात बोली है, कंटिन्यू की है कि लगभग 30% स्टार्च का यहां पर पाचन कर लिया जाता है सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। और किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको, डाइसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड का एग्जांपल क्या है हमारे पास, माल्टोज। रिएक्शन देखिए आप, ये स्टार्च है, स्टार्च कहां प्रेजेंट है, अभी हमने खाना खाया, स्टार्च प्रेजेंट है हमारे मुंह में। क्यों, क्योंकि खाना अभी मुंह में ही प्रेजेंट है ना, आगे नहीं गया, तो स्टार्च कहां प्रेजेंट है, माउथ के अंदर। और माउथ के अंदर कौन सीक्रेट हो रही है, सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज इस स्टार्च पे वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में, या बोल सकते हैं डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस। जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर, वह एक एज वर्क करता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह वर्क करते हुए वह इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है।
जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है ये। ठीक है, तो ये दोनों यूज हो गए अपने दोनों एंजाइम के जो म्यूकस में प्रेजेंट है सलाइवा के, एक तो लाइसोजाइम और एक सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज वर्क करता है स्टार्च पर और कन्वर्ट कर देता है इसको माल्टोज में, और जो लाइसोजाइम है वह इन्फेक्शन से बचाता है। अब बात करते हैं डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं। द म्यूकस ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, म्यूकोसा लेयर बात कर रहे हैं, जो इंटरनल लेयर है सबसे, गट की जो अपन ने हिस्टोलॉजी देखी थी भाई, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं गट के अंदर। ठीक है, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक, कौन कौन सी नाम याद करेंगे देखें। सबसे इंटरनली कौन है, म्यूकोसा, एम से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। फिर आती है सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, और देन आती है मस्कुलरिस, मतलब मसल्स वाली लेयर जहां मसल्स प्रेजेंट होती है, और ये आती है सीरोसा। ठीक है, तो ये रहते हैं इनके सीक्वेंस अंदर से बाहर की तरफ। सबसे अंदर म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस, और देन फाइनली सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज सीरोसा। तो द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक की म्यूकोसा है ना, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड वाले चैप्टर, जो ग्लैंड वाला लेक्चर था हमारा, जो लास्ट लेक्चर हमने किया था वो ग्लैंड वाले लेक्चर था। ठीक है, तो उसमें पढ़ सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट नया हो तो द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर भी 3 टाइप की मेजर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, म्यूकस नेक सेल विच सीक्रेट म्यूकस, एक तो म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट होती है जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है। एक पाई जाती है पेप्टिक सेल या बोल सकते हैं चीप सेल, जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती है। और एक होती है पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स विच सीक्रेट एचसीएल। एचसीएल किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, नीट में क्वेश्चन बनता है, एचसीएल किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो ऑक्सिंटिक सेल्स के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं पेराइटल सेल्स के द्वारा। पेराइटल सेल्स के द्वारा एचसीएल सीक्रेट किया जाता है। एंड इंट्रांसिक फैक्टर भी यहां पर सीक्रेट किए जाते हैं पेराइटल सेल्स के द्वारा। इंट्रांसिक फैक्टर का क्या यूज है, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए यह फैक्टर जरूरी होते हैं। यह सीक्रेट किए जाते हैं यहां से और इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं ये, और इंटेस्टाइन में विटामिन बी12 का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। भाई स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे फूड का स्टोरेज किया जाता है। द फूड मिक्स थ्रोली विद द एसिड। जो स्टमक की सेल्स है, कौन सी, पेराइटल सेल्स, ये एचसीएल सीक्रेट करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यह फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा। द फूड मिक्स थ्रोली विद द एसिटिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। मूवमेंट चलते हैं, चर्निंग मूवमेंट स्टमक के अंदर, उन मूवमेंट्स की वजह से फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस को मिक्स कर दिया जाता है, जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। अब इसको काइम बोलेंगे। भाई पहले क्या बोल रहे थे, इसोफेगस के यहां बोलस, बोलस बोल रहे थे ना, अब बोलस कहां पहुंचा, स्टमक में। अब इस बोलस को क्या बोलेंगे हम, बोलस जब स्टमक में पहुंच चुका है क्या बोलेंगे इसको, काइम, काइम। ठीक है, और स्टमक की कौन सी सेल एचसीएल सीक्रेट करती हैं, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सिंटिक सेल्स सीक्रेट करती हैं एचसीएल को, और साथ ही साथ इंट्रांसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। ओके, अब जो म्यूकोसा है स्टमक की, वह कौन से मूवमेंट करेगी, चूर्निंग मूवमेंट, जिससे कि बढ़िया उसको इधर से उधर पटका जाता है, बढ़िया मिक्सिंग की जाती है फूड की, जिससे कि उसमें गैस्ट्रिक जूस की मिक्सिंग हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड
gets converted into the active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach। ठीक है, यहां पर रिएक्शन लिखता हूं भाई, अपने पास एंजाइम था प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ठीक है, ये तो इसके संदर्भ में बोला गया है प्रो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम से पहले की अवस्था है यह, इसलिए प्रो एंजाइम बोल रहे हैं। एंजाइम से जस्ट पहले की अवस्था, इसलिए प्रो एंजाइम बोल रहे हैं। लेकिन एंजाइम कौन सा है अपना? पेप्सिनोजन। ठीक है, अब पेप्सिनोजन सीक्रेट हुआ और किसके संपर्क में आया? HCl के संपर्क में आया। ठीक है, HCl के कांटेक्ट में आया और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यह एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और पेप्सिन को ही क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, यह पेप्सिन। ठीक है, क्या वर्क है पेप्सिन का? पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। पेप्सिन किसको कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन को। किसमें? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, या फिर बोल सकते हैं पेप्टाइड्स। अभी रिएक्शन देखेंगे आगे। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है भाई, जो म्यूकस है ना सीक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर, ये स्टमक है। ठीक है, ये स्टमक बना दिया माना कि। अब ये सेल्स है, ये स्टमक की सेल्स है। ओके, अब इन सेल से सीक्रेट हो रहा है म्यूकस। क्या सीक्रेट हो रहा है? म्यूकस। अब यह म्यूकस क्या मदद करेगा यहां पर? साथ ही बाइकार्बोनेट भी सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों मिलकर इस वॉल की जो लाइनिंग है ना, इस वॉल की जो सेल्स है ना, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? HCl से, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, सेल को डैमेज कर सकता है, एसिड है। तो इस HCl के प्रभाव से बचाने के लिए यहां पर स्टमक के अंदर म्यूकस और बाइकार्बोनेट मददगार होते हैं। ठीक है, HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH 1.8। ठीक है, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, पेप्सिन के वर्क करने के लिए यह ऑप्टिमल होती हैं, इतनी pH चाहिए रहती हैं ताकि पेप्सिन एक्टिव हो जाए, पेप्सिन वर्क करे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रेनिन एंजाइम की बात कर रहे हैं। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। भाई जो बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे 5-6 महीने के, उनके जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर रेनिन एंजाइम भी सीक्रेट किया जाता है। यह भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। किसके गैस्ट्रिक जूस में? इन्फेंट के, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में। बच्चे मतलब वो साल भर के जो दूध पीते हैं माता का। ठीक है, उनकी बात चल रही। उनके स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर रेनिन एंजाइम सीक्रेट होता है, एडल्ट में नहीं होता है। और रेनिन का क्या यूज है? विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन, केसिन मिल्क प्रोटीन होती है। मिल्क प्रोटीन का नाम है केसिन। केसिन को यहां पर पैराकेसिनेट और कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदला जाता है, और यहां पर कुल मिलाकर ये प्रोसेस रहता है, जो मिल्क को फाड़ दिया जाता है, कर्ड में चेंज कर दिया जाता है, ताकि वह लंबे समय तक स्टमक के अंदर बना रहे और बेबी को भूख नहीं लगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर लाइपेजेस एंजाइम का सीक्रेशन भी होता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड लाइपेजेस एंजाइम को भी सीक्रेट करती, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। लाइपेज इज सीक्रेटेड इन लो क्वांटिटी। ठीक है, लाइपेज इन सीक्रेटेड लो क्वांटिटी विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड डाइजेशन में मदद करता है। तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हुए यहां पर? एक तो सीक्रेट हुआ स्टमक के अंदर पेप्सिन। ओके, एक सीक्रेट हुआ अपना रेनिन,
स्टमक के हार्मोन पूछे जा सकते हैं। और एक सीक्रेट हो रहा है थोड़ी सी अमाउंट में लाइपेज। 3 टाइप के एंजाइम हो गए अपने पास, नाम ध्यान रखना। कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के एंजाइम हो गए, ये बात आप ध्यान रखें, स्टमक के एंजाइम हो गए। नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। स्टमक के एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, और इनके वर्क ध्यान रखना कि कौन सा एंजाइम किस पे वर्क करता है। चलो इधर जल्दी से ये देखते हैं रिएक्शंस। यहां पर ये पेप्सिनोजन था, HCl के प्रभाव में पेप्सिन में बदल गया, ठीक है। फिर प्रोटीन पे वर्क किया इस पेप्सिन ने, पेप्सिनोजन जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन HCl के प्रभाव में पेप्सिन में बदला और पेप्सिन आ गया यहां पर। और पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा, किसमें? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, ठीक है। अभी पढ़ा था ना अपन ने थ्योरी में, और रिएक्शन की फॉर्म में देख रहे हैं। और प्रो रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो HCl के प्रभाव में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन मिल्क प्रोटीन केसिन पे वर्क करता है ये रेनिन, और उसको बदल देता है पैरा केसिन। और पैरा केसिन, कैल्शियम जुड़ जाता है पैरा केसिन के साथ और बन जाता है कैल्शियम पैरा केसिनेट। पैरा कैल्शियम से कैल्शियम पैरा केसिनेट बन जाता है कैल्शियम के जुड़ने से, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से कर्ड। वो मिल्क फट गया उस इन्फेंट के अंदर, बच्चे के अंदर, ठीक है। कैल्शियम पैरा केसिनेट पेप्सिन की उपस्थिति में फिर पेप्टोन्स में बदल जाता है। ये प्रोसेस रहता है आगे का, ओके। तो आप रिएक्शन को ध्यान रखिए, रिएक्शंस आपको मदद करेगी याद रखने में। आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएं तो रिएक्शंस को जरूर लिखें, ताकि रिएक्शंस को पढ़ने मात्र से ही सारी बातें पता चलती कि पेप्सिनोजन है जिसपे कौन सा सबस्टेज वर्क करता है और उसको कौन से सबस्टेज में कन्वर्ट कर देता है। लोकेशन जरूर लिखें कि प्रोसेस कहां होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य है। अब बात करते हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन, ओके। इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई जो अपन ने हिस्टोलॉजी देखी थी ना, ओती की, आहार नाल की ओती की, उसमें 4 लेयर होती हैं। अभी पिछली स्लाइड्स पे बात की थी। सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, ये तो हो गई म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा SM, उसके बाद मस्कुलरिस, ठीक है, मस्कुलरिस, और देन सबसे आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा। तो जो इंटेस्टाइन के अंदर मस्कुलरिस लेयर है ना, उस लेयर की मसल्स में यहां पर मूवमेंट चलते हैं, मूवमेंट जनरेट होते हैं अलग अलग टाइप के इंटेस्टाइन के अंदर। दीज मूवमेंट्स हेल्प्स इन a through mixing up of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। भाई अपने अंदर जो पाई जा रही है इंटेस्टाइन, उसमें फूड पहुंच चुका है। अब फूड पहुंचने के बाद इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे सीक्रेशन सीक्रेट होते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन, खुद इंटेस्टाइन का सीक्रेशन, उधर बाइल जूस आ रहा है, बहुत सारे सीक्रेशन आ रहे हैं। अब इन सीक्रेशन को, ये सारा लिक्विड इकट्ठा हो गया है सीक्रेशन, अब इसको फूड में मिक्स करना जरूरी रहता है। उसके लिए इंटेस्टाइन में मूवमेंट चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट जनरेट होते हैं उसकी मस्कुलरिस लेयर के द्वारा, और ये मूवमेंट इस फूड में इस जो सिक्रेशन हुआ इसकी मिक्सिंग कर देते हैं। बढ़िया। अब जब मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर ये सिक्रेशन अपना वर्क इजीली करेगा, ठीक है। अब क्या क्या वर्क करेगा देखते हैं हम। ये देखिए, द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर दिस सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, तीनों टाइप के सिक्रेशन, तीनों टाइप के जूस इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या होती हैं? एक तो कॉमन बाइल डक्ट, एक तो कॉमन बाइल डक्ट। भाई यहां पर ये देखिए आप डायग्राम में, एक तो ये आ रही है कॉमन बाइल डक्ट ग्रीन कलर की, ठीक है, और एक ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट और ग्रीन कलर की डक्ट दोनों यहां ज्वाइन कर लेगी एक दूसरे को, तो इसको बोलेंगे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, या फिर हिपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। और ये दोनों किसमें ओपन हुई? इस सी शेप्ड डुडेनम में,
डुडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डुडेनम। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, ये सभी एंजाइम उस पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आगे की कहानी सुनिए। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड। अब ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो रहा है। फर्स्टली ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज। भाई एक ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है अपने पास, यहां पर लिखता हूं, है ना, यहां पे ध्यान देना। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है और किस में चेंज हो गया? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन में चेंज हो गया। किसने चेंज किया? इंटेरोकाइनेज ने चेंज किया। ठीक है, इंटेरोकाइनेज ने चेंज किया। इंटेरोकाइनेज सीक्रेट बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेरोकाइनेज किसके द्वारा सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सभी लाइंस एनसीईआरटी की लाइन से, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं एनसीईआरटी के यहां पर। साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन भी होने वाली है अच्छी सी। आपको सारी चीजें ऐसे फ्लो चार्ट बना के याद करनी है कि भाई कौन किसको सीक्रेट कर रहा है और जो सीक्रेशन वो किस पे वर्क कर रहा है। देखिए अभी ये पैराग्राफ में दे रखा, अपन ने इसको यहाँ पर लिख दिया रिएक्शन की फॉर्म में कि ट्रिप्सिनोजन चेंज हो रहा है ट्रिप्सिन में, किसकी मदद से? एंटेरोकाइनेज की मदद से। ठीक है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम। अब जो एक बार यह ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया एंटेरोकाइनेज की मदद से, अब यह ट्रिप्सिन अदर एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है पेनक्रियाटिक जूस के। जो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम है ना अलग ही, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, जो भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यह ट्रिप्सिन एंजाइम। खुद भी इनएक्टिव था, लेकिन खुद इनएक्टिव फॉर्म में था ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में। किसने एक्टिव किया? इंटेरोकाइनेज ने। इंटेरोकाइनेज कहां से सीक्रेट हुआ? इंटेरोकाइनेज सीक्रेट हुआ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ठीक है, तो सभी बातें ध्यान रखना आप। द बाइल released into the duodenum contains bile pigment, bilirubin and biliverdin। ठीक है, बाइल रिलीज इनटू डुडेनम, डुडेनम में रिलीज होता है। क्या क्या कंटेन करता है? बाइल पिगमेंट, जिसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहां पर पेनक्रियाज है अपने पास। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो एंजाइम सीक्रेट करती है। ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करती है। एक है लीवर, लीवर भी एक ग्लैंड है जो एंजाइम सीक्रेट करती है। ठीक है, एक है अपने पास सलाइवरी ग्लैंड, यह भी ग्लैंड से और एंजाइम सीक्रेट करती हैं। लेकिन जो अपने पास बाइल है, बाइल कहां से आ रहा है? ब्लैडर से आ रहा है। बाइल कहां से आ रहा है? बाइल आ रहा है ब्लैडर से, बाइल ब्लैडर से आ रहा है। ठीक है, बना कहां पे था बाइल? लीवर के अंदर, और कहां स्टोरेज हुआ? ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर से सीक्रेट होता है बाइल, लेकिन नो एंजाइम। बाइल हैज नो एंजाइम, नो एंजाइम, एंजाइम एब्सेंट। एंजाइम क्या है? एब्सेंट है। ध्यान रखना आप ये बात। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। ठीक है, लाइपेज को एक्टिव करता है। एक पॉइंट छूट गया अपना। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल किस में मदद करता है? फैट इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स। मिसेल्स कैसे बनती हैं अभी आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन में कौन उपयोगी है? नीट में क्वेश्चन बनेगा। फैट के इमल्सिफिकेशन में कौन उपयोगी है?
तो बाइल, बाइल उपयोगी है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स, मिसेल्स कहां बनती हैं, किससे बनती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर, ठीक है। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, लाइपेज को भी एक्टिव करता है बाइल। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, इंटेस्टाइन की म्यूकोसल एपिथेलियम के पास गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस का क्या यूज है, म्यूकस का यूज है कि जो म्यूकस सीक्रेट हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, कौन सी सेल्स हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम की सेल्स हैं, ठीक है, गोबलेट सेल्स हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम की गोबलेट सेल्स से म्यूकस सीक्रेट होता है। अब यह म्यूकस क्या हेल्प करेगा कि जो फूड के अंदर HCl की कुछ मात्रा आई है इंटेस्टाइन में, HCl कहां मिक्स था, स्टमक में, लेकिन जब फूड आगे बढ़ेगा तो HCl की मात्रा को आगे भी ले जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, हालांकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा होती है, उससे बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। एक तो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा फूड को, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगा फूड को म्यूकस, साथ ही यह बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर इंटेस्टाइन की लेयर को बचाता है। इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है ना, इनर वॉल, उसकी जो सेल्स है ना, उनको डैमेज होने से बचाता है। ये यूज होता है म्यूकस का यहां पर। चलिए, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice और sulcus entericus। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा से रीड कीजिए। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स, ब्रश बॉर्डर सेल्स का सीक्रेशन, ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा, ठीक है, एक तो हो गया म्यूकोसा अपने पास, म्यूकोसा, अलोंग विद, साथ ही the secretion of the goblet cells constitute the intestinal juice, goblet cells का secretion और brush border cells का secretion, ठीक है, ये दोनों मिलकर intestinal juice बनाते हैं और intestinal juice को sulcus entericus भी बोलते हैं। नीट में क्वेश्चन बनेगा यहां से भी, sulcus entericus, sulcus entericus नीट में क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। सल्कस इंटेरिकस किसको बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड चल रहा है, कंटिन्यू करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ये पॉइंट देख रहे हैं। दिस इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है, ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। क्या, कौन कौन से, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेज, इसको बोलते हैं माल्टेज, या डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सभी इंटेस्टाइनल जूस से सीक्रेट होते हैं। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियास, ठीक है, द म्यूकस किसके साथ मिलकर, बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट कहां से सीक्रेट हो रहा है, पेनक्रियास से सीक्रेट हो रहा है। तो पेनक्रियास के द्वारा सीक्रेट हुआ बाइकार्बोनेट और इंटेस्टाइन का म्यूकस दोनों प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड। अभी बात बोली थी मैंने जस्ट पहले कि एक तो हो गया म्यूकस प्लस एक हो गए बाइकार्बोनेट, दोनों किसको बचाते हैं, म्यूकोसा को, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रिवेंट करते हैं। यहां लिख देता हूं, प्रिवेंट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम HCl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एज वेल एज प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम, और एल्केलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, म्यूकोसा और बाइकार्बोनेट एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। एल्केलाइन मीडियम कौन सा, पीएच कितनी हो जाएगी, स्लाइडली एल्केलाइन है, क्षारीय मीडियम 7.8 पीएच कर देगा, किसकी वजह से, इस बाइकार्बोनेट और म्यूकस की वजह से, ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट रहेगा एंजाइम एक्टिविटी के लिए, बहुत ही मददगार साबित रहेगा, ठीक है, साबित होएगा। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहती हैं, उन ग्लैंड को बोलते हैं, कौन सी ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स। आल्सो हेल्प्स इन दिस, किसमें हेल्प कर रही है, इस ऊपर वाले पॉइंट की बात है, किसमें हेल्प कर रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर रही है, ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रेशन। हॉर्मोन्स, इंटेरोकाइनिन, देखिए हार्मोन कौन सा, एक तो इंटेरोकाइनिन, एक डुओक्राइनिन,
स्टिमुलेट क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन टू सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। भाई जो लिवर कुहन की क्रिप्स होती है ना, देखिए भाई ये इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, ये इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, ये ऐसे 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 इसमें म्यूकोसा प्रेजेंट है। अब म्यूकोसा पे ऐसे सेल प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये विलस कहलाता है, एक विलस। अब ये जो यहाँ पे दरार बनी है ना, ये वाली गर्त, ये पिट, ये दरार, इस दरार में यहाँ इनको बोलते हैं लिवर कुहन की दरारें, और यहां से सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इन दरारों से, ठीक है। तो हॉर्मोन्स इंटेरोकाइनिन और डुओकाइनिन क्या स्टिमुलेट करते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, इसको इनवर्टेड कोमा में कर लीजिए, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन टू सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। इन लिवर कुहन के क्रिप्स को स्टिमुलेट करते हैं कौन कौन से एंजाइम? इंटेरोकाइनिन एंड डुओकाइनिन, ठीक है। और फिर स्टिमुलेट होकर यह इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होएगा, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन। प्रोटीन किस किस की बात की? प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन, partially hydrolyzed protein in the chyme reaching the intestine are acts upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice as given below। भाई जो एंजाइम है ना, कौन कौन से? देखिए फर्स्ट एंजाइम देख रहे हैं, प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, कौन कौन सी? एक तो बोल सकते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, या बोल सकते हैं प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, ये दोनों क्या हैं? पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है। इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन, भाई प्रोटीन का पाचन कहां स्टार्ट हो गया था? स्टमक के अंदर। तो प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, ये सब कहां पहुंच गए काइम के साथ? इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गए। आर एक्स अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, अब ये सभी ट्रीट किए जाएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अंडर। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहां से सीक्रेट हो रहा है? पेनक्रियाटिक जूस से, ठीक है। बात समझ में आई कि भाई कुछ डाइजेशन प्रोटीन का स्टमक से स्टार्ट हो चुका था। अब जैसे पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, ये काइम के साथ कहां पहुंच गए? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में कौन सीक्रेट होएगा? पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये वर्क करेंगे अब इसके ऊपर, जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है। देखिए रिएक्शन देखिए एनसीईआरटी की आप, प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, ठीक है। अब इन पे वर्क करेगा ये काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाइपेप्टाइडेज में, डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पेनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम, जो काइम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना, उस कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम है अमाइलेज, उसके द्वारा डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड लाइक ए स्टार्च कन्वर्टेड इनटू डाइसेकेराइड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज, ठीक है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड। जो फैट प्रेजेंट है उस काइम में, उस फैट पे वर्क करेगा लाइपेजेस, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाइग्लिसरॉल्डिहाइड में, और देन फिर तोड़ा जाएगा इसको मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ओके, सबकी बात कर रहे हैं हम एक एक। हमने बात की प्रोटीन की, हमने बात की पॉलीसेकेराइड की, और हमने बात की फैट की। अब बात करें न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस इन पेनक्रियाटिक जूस, एंजाइम है न्यूक्लियेजेस जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहता है, एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करेगा, और फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड बना देता है। देखिए ये रहा न्यूक्लिक एसिड, इस पे एंजाइम न्यूक्लियेजेस ने वर्क किया, और न्यूक्लियोटाइड्स, और देन फिर बनाया न्यूक्लियोसाइड। तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी एनसीईआरटी की,
तो भाई प्रोटीन का थोड़ा बहुत फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें, फर्स्ट डार्क रिएक्शन की बात करें, ये वाली है ना, ये नंबर दे रहा हूं मैं 1 2 3 और 4। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन आया ना काइम में, उस पर वर्क किया इंटेस्टाइनल जूस ने और पेनक्रियाटिक जूस ने। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम थे उन्होंने वर्क किया और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। देन कार्बोहाइड्रेट की बारी आई, तो कार्बोहाइड्रेट था पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में स्टार्च, उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया एमाइलेज में, क्योंकि 30% तो माउथ के अंदर हो गया था, लेकिन 70% तो यही होना है ना, तो पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर दिया डाइसेकेराइड में एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। देन अब जो फेट की बारी आई, फेट को लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइग्लिसरॉल्डिहाइड देन मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है न्यूक्लियेजेस एंड इसको न्यूक्लियोटाइड्स और देन न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The enzymes in the sulcus entericus acts on the end products of the above reactions to form the respective simple absorbable form. These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of the intestine. बात समझ में आई? अभी तक स्टमक के एंजाइम्स ने वर्क किया था, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम ने वर्क किया था, अब बारी आ चुकी है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की। देखिए पैराग्राफ को दोबारा पढ़िए। द एंजाइम्स इन द सल्कस इंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम, एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस पढ़ी है ना अपन ने लास्ट स्लाइड पे, इस पे इन रिएक्शंस के जो भी एक एंड प्रोडक्ट है, जैसे डाइपेप्टाइड देख सकते हैं आप, डाइसेकेराइड एंड प्रोडक्ट जो रिएक्शंस के बाद बन रहे हैं, मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड है, न्यूक्लियोसाइडेज है, अब इन सभी एंड प्रोडक्ट पे वर्क करेगा ये सल्कस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस, और उनको और सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यह रिएक्शंस कहां परफॉर्म होती हैं सारी, ये फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, वहां होती है और वहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डायरेक्ट इनको। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ये देखिए डाइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड में बदला डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की वजह से। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल देगा, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, लेक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज देता है, और जो सुक्रोज है वह सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। देन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वह न्यूक्लियोटाइडेस के एंजाइम में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइडेस की उपस्थिति में शुगर एंड बेसेस देते हैं, है ना। और जो डाई एंड मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड है यह लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डाइजेशन की रिएक्शंस रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिएक्शन समझ में आए आपको कि जो एंड प्रोडक्ट थे ना, ये वाले, ये सभी एंड प्रोडक्ट जो स्लाइड में नजर आ रहे, इन एंड प्रोडक्ट के ऊपर वर्क किया सल्कस इंटेरिकस ने इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स ने उन एंड प्रोडक्ट पे वर्क किया, और फिर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइड, डाइपेप्टाइड, इन सबको फिर और छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन रिएक्शन के थ्रू। रिएक्शन जरूर ध्यान रखें, आप याद करने में इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव। भाई अभी ऊपर मेंशन क्या था अपन ने, बायोमैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, ठीक है, फैट, ये सभी बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, इन सबको तोड़ा अपन ने, है ना। तो द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर इन द डुडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम रीजन में यह परफॉर्म हो चुका है। द सिंपल सबस्टेंस थस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब। अब जो भी सिंपल जैसे अमीनो एसिड बन गए, ग्लूकोज बन गए, ठीक है, तो ये देखिए अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, लास्ट स्लाइड पे देखिए, देखिए अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनको तोड़ा जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब बनाने के लिए, एब्जॉर्प्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, किसको तोड़ा, जैसे ये माल्टोज है, इसको तोड़ा किसमें, ग्लूकोज में,
डाइपेप्टाइड को तोड़ा एमिनो एसिड में। अब ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, अब ये सब अवशोषित कर लिए जाएंगे। ये सभी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। The undigested and unabsorbable substance are passed on the large intestine। अब जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट रहेगा, भाई बहुत सारी चीजों का डाइजेशन हो चुका है, अब जो भी अपशिष्ट बचेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा, उसको आगे पास कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन देख रहे हैं, क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल वाटर, मिनरल एंड ड्रग्स, इनका एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडरिंग द वेस्ट, ठीक है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वेस्ट किसको बोल रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वेस्ट बोल रहे हैं। तो जो म्यूकस का सिक्रेशन होएगा ना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वह हेल्प करेगा उस फूड को जोड़ने में, जो गोलियों में फूड रहेगा उसको जोड़ने में मदद करेगा, ठीक है। एडरिंग द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज, बढ़िया लुब्रिकेट कर देगा। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस कॉल्ड फीकस, क्या बोलते हैं उसको, फीकस, enters into the cecum of the large intestine through ileocecal wall। अब यह सीकम में इंटर कर जाएगा इलियोसिकल वॉल से। सीकम किसका भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का। इलियोसिकल वॉल प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। एक बार जो इलियोफिकल वॉल से क्रॉस कर जाएगा यह मटेरियल, तो बैक फ्लो नहीं होएगा, इसका रिटर्न नहीं आएगा फिर ये इंटेस्टाइन में, ठीक है। फीकल इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम, रेक्टम में टेम्पररी स्टोर कर दिया जाता है टिल डिफिकेशन, ठीक है। बहिर उत्सर्जन, उसके उत्सर्जन से पहले, ठीक है, उस मटेरियल के उत्सर्जन से पहले, डिफिकेशन से पहले उसको कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है रेक्टम के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है अपनी पूरी डाइजेशन ऑफ फूड की, कि कैसे स्टमक में डाइजेशन होता है, माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। अब अपन देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। भाई जो ये ट्रैक्ट है इसका भी कंट्रोल होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, ठीक है, इनका भी कंट्रोल होता है। कैसे होता है, द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर द अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है। फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से इसका न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है। द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। भाई फूड की खुशबू से, खाना बन रहा है, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, तो उससे ही हमारे अंदर सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो यह न्यूरल प्रोसेस है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल, ठीक है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन भी सेम ही है, और यह न्यूरल सिग्नल को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर न्यूरल सिग्नल आते हैं हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, जूसेस को सीक्रेट करने के लिए। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेट बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। एक तो लोकल नर्व्स जो प्रेजेंट होती हैं और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों को मिला के, मतलब ये दोनों मिलके इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। भाई ये अभी ये इन पॉइंट में क्या देखा हमने, ऊपर से नीचे तक
इसमें इसमें सब न्यूरल न्यूरल बातें की। लेकिन हार्मोनल कंट्रोल भी तो होता है, कितनी क्वांटिटी में कितना हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, और ये हार्मोन कहाँ बनते हैं, गट के अंदर की म्यूकोसा में ही बनते हैं और वहीं सीक्रेट होते हैं। तो इन हार्मोन का भी विशेष योगदान होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने बात की फूड के डाइजेशन की, कि माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, फिर फूड जाता है स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक के एंजाइम कौन से हैं, इंटेस्टाइन के एंजाइम कौन से हैं, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम कौन से हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम किस पे वर्क करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें की। जो स्टमक में डाइजेशन हुआ है, माउथ में डाइजेशन हुआ है, उनके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, जो पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा डाइजेशन हुआ है, इन सभी के एंड प्रोडक्ट पे फिर वर्क करता है सल्कस इंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम, और फिर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जैसे ग्लूकोज, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, अमीनो एसिड, इनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है और इनको फिर डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सिंपल फॉर्म होती है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। तो ये बात की हमने फूड के डाइजेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, इनकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।